Hello all of you. So welcome to the 14th lecture of economics. तो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। तो हम पढ़ रहे थे नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम सीख रहे थे इंडिविजुअल फर्म की इनकम को, इंडिविजुअल फर्म के कंट्रीब्यूशन को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए अपन ने देखा था क्या था, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, तीनों को ऐड किया तो आया वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट में इंटरमीडिएट माइनस किया तो आया ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस यानी जीवीएमपी। डेप माइनस किया तो आ गया एनवीएमपी मतलब नेट वैल्यू एडेड, और उसके बाद फिर उसमें माइनस किया इनडायरेक्ट टैक्स प्लस किया सब्सिडी तो आ गया नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज एनवीए एट फैक्टर कॉस्ट एफसी। नाउ कई सारे इसके क्वेश्चंस किए थे, मेरे ख्याल से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बाद हमने कुछ इंटरनल क्वेश्चंस भी देखे। इंटरनल मतलब जैसे उल्टा कैलकुलेशन करना, वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड आउट करना, या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन फाइंड आउट करना, तो ये सारे भी हमने देखे। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इंटरफर्म ट्रांजेक्शन कुछ देखे। इंटरफर्म ट्रांजेक्शन से क्वेश्चंस, इंटरफर्म ट्रांजेक्शन क्या है, तो इंटरफर्म ट्रांजेक्शन में एक फर्म दूसरी फर्म से ट्रांजेक्शन करती है। ये इस टॉपिक को हम कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, हमने इसके कुछ एक दो क्वेश्चन किए थे। इसमें दो कंसेप्ट जो है समझने वाले होते हैं कि जब भी ये इंटरफर्म ट्रांजेक्शन्स होता है तो इसका मतलब एक फर्म सेल करती है और दूसरी फर्म परचेज करती है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में इंटरफर्म ट्रांजेक्शन दिया जाता है तो उसकी रिकॉर्डिंग दो जगह होती है, जो फर्म सेल कर रही है उसके सेल वाले कॉलम में, जो फर्म परचेज कर रही है उसके परचेज कॉलम में। मतलब एक ही लाइन की दो एंट्री होती है, ठीक अकाउंटिंग जैसी, जैसे अकाउंटिंग में दो डेबिट और क्रेडिट, ऐसे यहां पर भी इंटरफर्म ट्रांजेक्शन। इंटरफर्म नॉर्मल ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग सिर्फ जैसे मैंने कहा कि सेल टू द सेल, ए फर्म ने सेल किया गवर्नमेंट को, तो सिर्फ फर्म ए के सेल में आएगा और कहीं नहीं आएगा। पर ए ने यदि बी को सेल किया तो फिर ए के सेल में भी आएगा और बी के परचेज में भी आएगा। तो इस तरह से एक फर्म का सेल दूसरी फर्म का क्या बन जाता है, परचेज बन जाता है, यदि इंटरफर्म ट्रांजेक्शन दिए हो। सिमिलरली ये तो हमने पहला जो नोट नंबर 1 में भी लिखा, देखिए इंटरफर्म ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड एट अ टू प्लेस दैट इज सेल एंड परचेज। ये उसके बाद एक और चीज हमने देखी थी, एक और कंसेप्ट हमने देखा था लास्ट क्लास में कि यदि किसी फर्म का सेल टोटलिटी में दिया है, मतलब सेल का टोटल दिया हुआ है, तो सेल का टोटल दिया है तब क्या होगा, तो तब ये होगा सर कि यदि किसी सेल का टोटल दिया हुआ है तो फिर हम वो जो सेल है उसको, जिसका सेल है वहां लिखेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा सेल वहां पर नहीं आएगा, कोई दूसरा सेल हम वहां पर नहीं लिखेंगे, सिर्फ वही लिखेंगे। जैसे मान के चलिए फर्म ए का दिया है टोटल सेल, तो वो लिख दिया। इसके बाद एक और लाइन दी है कि फर्म ए ने हाउस होल्ड को सेल किया, लिखेंगे क्या, वो नहीं लिखेंगे क्योंकि टोटल ऑलरेडी। फिर एक और लाइन दी है कि फर्म ए ने बी को सेल किया, तो ए ने बी को सेल किया तो ए के सेल में नहीं लिखेंगे क्योंकि ए का तो टोटल ऑलरेडी दिया हुआ है, मगर बी के परचेज में हमें लिखना पड़ेगा। तो लास्ट लेक्चर में इसको बड़ा डिटेल्ड में हमने समझा और इसके कुछ शानदार क्वेश्चंस भी किए थे। क्वेश्चन 2 भी किया था, क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कुछ इंटरफॉर्म भी आया है, टोटलिटी वाला भी आया है, तो ये आपने किया। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मजेदार क्वेश्चन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको मजा आने वाला है ये क्वेश्चन यदि आप करेंगे तो। आपने किया, ये होमवर्क दिया था लास्ट लेक्चर में, है ना, तो लास्ट लेक्चर में होमवर्क था, तो मेरे ख्याल से आपने इसको कर लिया होगा, कर लिया। और यदि नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को करिए, ठीक है। चलिए एक काम करिए, पहले साथ में पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद आप उसे करेंगे, ठीक। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को और एनालिसिस करते हैं उसका, ठीक है। बहुत ही केयरफुली रीडिंग, अकाउंट हो या इकोनॉमिक्स हो, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि जब आप रीडिंग करते हैं तो आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाना चाहिए कि क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, ऐसी एक पिक्चर आ जाना चाहिए। और खासकर चीजें इमेजिनेशन में भी आना चाहिए। इमेजिनेशन में कि भाई आपने कोई एक चीज देखी, कि भाई आपने एक चीज पढ़ी, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये चीज
परचेज में जाएगी कि सेल में जाएगी, है ना। मतलब माइंड उस समय इमेजिनेशन में आना चाहिए माइंड के। देखिए फर्म ए, भाई फर्म, 3 फर्म है यहाँ पर, फर्म ए, फर्म बी और फर्म सी। कहाँ से पता चला मुझे, तो मैंने ये लास्ट वाली लाइन पे ध्यान दिया कि फर्म ए बी सी का वैल्यू एडेड निकालना है और जीडीपी एमपी पूरे देश का निकालना है। तो मुझे यहाँ लास्ट वाली लाइन से पता चल गया कि यहाँ पर 3 फर्म है, फर्म ए, फर्म बी और फर्म सी। ठीक, तो फर्म ए बाय एक्स इनपुट, अब ये इनपुट का नाम है, एक्स इनपुट है ना, एक्स से कंफ्यूज नहीं होना कि एक्स कोई और फर्म है क्या, नहीं, ये इनपुट का नाम है, इसको कोई ध्यान देने की चीज नहीं है। तो भाई फर्म ए ने इनपुट खरीदा, कितने का खरीदा, फर्म ए ने इनपुट खरीदा है दैट इज 500 करोड़ का, 500 करोड़ का इनपुट खरीदा है, ठीक है। एंड सेल, और फर्म ए ने फिर सेल भी किया है, दोनों को सेल किया है। देखिए यहां पर फर्म बी को सेल किया है, फर्म बी को सेल किया है 1000 करोड़ का और सी को सेल किया है 700 करोड़ का। तो याद रखिए 500 का इनपुट परचेस किया है और सेल किया है 1000 का फर्म बी को और 700 रुपए का फर्म सी को। तो कई बार आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि 500 का खरीदा और 1000 और 700 का, हो सकता है कि कुछ स्टॉक भी हो उनके पास, या हो सकता है कि भाई प्राइस बढ़ा के तो दुकानदार बेचता है ना, जितने में खरीदा उतने में तो नहीं बेचता, हो सकता है प्राइस बढ़ा के बेचो। अपने को उससे कुछ करना नहीं है, अपने को सिर्फ कितने का खरीदा वो खरीदने वाले कॉलम में, कितने का बेचा वो बेचने वाले कॉलम में लिखना है। ज्यादा, इससे ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है ना। हालांकि दिमाग आपके पास बहुत है, मगर जहां यूज है वही यूज करना है, इररिलेवेंट यूज नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए क्योंकि क्या रहता है, क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन समटाइम इनलॉजिकल, कंसेप्ट लॉजिकल होता है किसी भी चीज का, बट कई बार क्वेश्चन मन से भी बनते हैं, तो हो सकता है कि कुछ इनलॉजिकल उसमें आए, बट कोई हमको सॉल्व करना है, हमको आंसर, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करना है। तो 500 रुपए का फर्म ए ने इनपुट खरीदा है और फर्म बी को बेचा है 1000, मतलब बी को बेचा मतलब फर्म ए ने बी को बेचा, ए के सेल में और बी के परचेज में 1000 आ जाएगा। सिमिलरली सी को बेचा 700, तो ए के सेल में 700 और फर्म सी के परचेज में 700 आएगा, तो 2 जगह रिकॉर्ड होंगे, ठीक है भाई। तो ये तो हो गया फर्म इसके बारे में, ए के बारे में। अब फर्म ए के बारे में अपन ने अभी कहानी सुनी, ये पूरा फर्म ए के बारे में हुआ। अब आते हैं फर्म बी पे, फर्म बी की कहानी क्या है वो देखते हैं। फर्म बी ने परचेज किया है, देखिए फर्म बी ने परचेज किया है 200 करोड़ का, फर्म बी ने परचेज किया है और फिर सेल किया है सी को 1500 और 2000 करोड़ का हाउस होल्ड को। तो इसने भी 2 सेल किए हैं, एक सी को सेल किया है, तो सी को सेल किया है तो फर्म बी के सेल में, क्योंकि बी सेल कर रहा है किसको, सी को, तो सी के परचेज में। सिमिलरली हाउस होल्ड को, तो हाउस होल्ड को कर रहा है, तो ये इंटरफर्म ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि ये हाउस होल्ड को है, किसी फर्म को नहीं है, इसलिए एक ही जगह आएगा, फर्म बी के सेल में आएगा बस। फिर आप चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज फर्म सी। अब फर्म सी क्या कहता है भाई, तो फर्म सी कहता है सी ने परचेज किया है, दैट इज जेड इनपुट ऑफ ₹150 करोड़। तो 150 करोड़ का जेड इनपुट जो है वो फर्म सी ने क्या किया है, परचेज किया है, और उसके बाद फिर फिनिश गुड्स उसने बेचा है 4150 करोड़, मतलब 4150 करोड़ का सेल किया, ठीक। फिर आपसे पूछा है कि कैलकुलेट वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड मतलब जीवी, ग्रॉस वैल्यू एडेड, है ना, ऑफ फर्म ए बी एंड सी, और जीडीपी पूछा है। चलिए तो करते हैं बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ अपने को एक एक लाइन को पढ़ते जाना है, सेल के कॉलम में सेल और परचेस के कॉलम में परचेस को लिखते चले जाना है, क्लियर। तो चलिए करें क्वेश्चन, तो ऊपर हेडिंग डाल लेंगे, क्या है भाई क्वेश्चन, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स जीवीए, जीवीए फर्म्स, फर्म्स के जीवीए का कैलकुलेशन। तो यहां पर पर्टिकुलर फर्म ए, फर्म बी और ये फर्म सी,
करेक्ट। तो तीनों फर्म यहाँ पर आ गई हैं, फर्म ए, बी और सी। चाहे तो कॉलम बना दें, आपको अच्छा लगता है कॉलम बनाने करना तो कॉलम बना देते हैं, चलिए, है ना, थोड़ा अच्छा दिखने लगता है और कुछ नहीं है, सिस्टमेटिक दिखने लगता है, तो आपको ऐसा लगता है कि कॉलम बनाना चाहिए, है ना। हर बार आप कॉलम बनाते रहते हो। पर्टिकुलर अमाउंट अकाउंट में, पर्टिकुलर अमाउंट 11वीं में तो आपको सपने भी आने लगे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। 12th में तो और ज़्यादा आएंगे, दिन में भी आएंगे सब, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर पर्टिकुलर, और इसको 2 कॉलम में डिवाइड करते हैं। एक कॉलम हम बनाते हैं सेल का, तो यहाँ अपना सेल आ गया, ताकि जो भी सेल होता जाएगा वो यहाँ लिखते जाएंगे। तो ये सेल आ गया, और सेल का टोटल भी होगा, तो टोटल करने के लिए ये कॉलम अपन ने यहाँ पे बना दिया, ताकि सेल का अपन क्या कर दें, टोटल। इसको ए नाम दे दिया, ठीक है, टोटल। और ये पहले फॉर्मेट बना लेंगे, ताकि जैसे एक एक लाइन पढ़ते जाएं और ट्रीटमेंट करते जाएंगे। फिर परचेज, परचेज, और परचेज का टोटल यहाँ ले लेंगे, ठीक है। ये आ गया भाई परचेज का टोटल। यहाँ पर बी नाम दे दिया, और परचेज का टोटल, और सेल में से परचेज को माइनस कर देंगे तो अपना जीवी आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे जीवीए। पहले पूरा फॉर्मेट अपन ने तैयार कर दिया। कैसे आएगा भाई, ए कॉलम में से बी को माइनस कर देंगे, जो रॉ है ए, उसमें से बी रॉ को माइनस कर देंगे। चलिए, अब एक एक लाइन, फॉर्मेट आपके सामने तैयार है, एक एक लाइन पढ़ते जाइए और क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, ठीक। चलिए पढ़िए भैया। सबसे पहले क्वेश्चन जो है लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 1 हम पढ़ेंगे। तो लाइन नंबर 1 क्या कहती है वो हम देखते हैं। तो लाइन नंबर 1 कहती है कि फर्म ए ने बाय किया है एक्स इनपुट 500। तो फर्म ए ने बाय किया कितना, 500 बाय किया है, तो कहाँ आना चाहिए, वाई के परचेज वाले, फर्म ए के परचेज वाले कॉलम में। फर्म ए ने 500 करोड़ का परचेज किया है, करेक्ट। तो फर्म ए ने 500 करोड़ का परचेज किया है, तो परचेज वाले कॉलम में इनपुट से कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, इनपुट का नाम भी लिखना नहीं है अनिवार्य, सिर्फ परचेज कहाँ लिखना है, सेल कहाँ लिखना है, वो इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर फर्म बी ने फर्म बी को बेचा, सेल टू फर्म बी, देखिए पहली लाइन ही पढ़िए, सेल टू फर्म बी 1000। तो ए ने बी को बेचा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए के सेल वाले कॉलम में और बी के परचेज वाले कॉलम में आ जाएगा। ए ने बी को बेचा, ए ने बी को बेचा मतलब ए ने सेल किया और बी ने परचेज किया। तो ए ने बी को बेचा तो ए के सेल वाले कॉलम में और बी के परचेज वाले कॉलम में आ जाएगा, करेक्ट। फिर सिमिलरली सी को भी बेचा 700 का, तो ए ने सी को बेचा, तो ए ने सी को बेचा तो ए के कॉलम में 700 सेल में और बी के कॉलम में 700 परचेज में। इंटरफर्म ट्रांजैक्शन है ये, ठीक है, इसलिए ये 2 जगह रिकॉर्ड हो रहे हैं, और टोटलिटी दी नहीं है, इसलिए दोनों जगह रिकॉर्ड होंगे, क्लियर। फिर अब बी पे आओ, बी फर्म ने क्या किया, तो बी ने वाई इनपुट खरीदा है, परचेज किया है 200 करोड़ का। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी के परचेज में 200 करोड़ रुपए लिख देंगे, 200, करेक्ट। फिर आगे लिख रहे हैं कि बी ने बेचा भी है फर्म सी को 1500 करोड़ का। 1500 करोड़ रुपए का गुड्स किसको बेचा है, सी को। तो बी ने 1500 करोड़ रुपए का सी को बेचा, तो बी ने सी को बेचा, तो बी ने सी को बेचा, तो बी का हो गया सेल 1500 और सी का हो गया परचेज। बी का हो गया सेल और सी का क्या हो गया, परचेज, ठीक, क्लियर। और आगे बोल रहे हैं कि 2000 हाउस होल्ड को भी बेचा। अब हाउस होल्ड को बेचा तो सिर्फ सेल में आएगा, क्योंकि ये इंटरफर्म नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक ही जगह रिकॉर्ड होता है। इंटरफर्म होता तो 2 जगह रिकॉर्ड होता है, नॉर्मल ट्रांजेक्शन एक ही जगह है। फिर उसके बाद फर्म सी पे आते हैं। फर्म सी ने जेड इनपुट खरीदा है 150 का, तो ये फर्म सी ने जेड इनपुट परचेज किया है 150 का। सिमिलरली
और लिख रहे हैं कि फर्म सी ने सेल भी किया है कितना भाई, 4150 का सेल किया है। अब आपको तीनों का जीवीए बताना है। अब कुछ नहीं करना, पूरा क्वेश्चन जो जो दिया था एक एक लाइन से पढ़ते गए, सभी चीजें लिख दी हमने। अब हमें सेल का टोटल करना है, परचेज का टोटल करना है, फिर सेल के टोटल में से परचेज के टोटल को डिडक्ट कर देंगे, जीवीएमपी आ जाएगा। ठीक, तो टोटल करते हैं। ये टोटल आ गया 1700, 1700, ठीक है, 1700 आ गया। फिर ये आ गया 3500 और ये आ गया 4150 आ गया। फिर उसके बाद अपन माइनस करेंगे, तो 1700 में से 500 माइनस किया तो ये आ गया 1200 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर सॉरी, ये 1 मिनट, हाँ 1200 सही है, 1700 में से। मगर पहले अपन टोटल कर लेते हैं, यहाँ टोटल लिखना है अपने को, है ना, बाकी घटाया सही है बट ठीक है, टोटल लिख लेते हैं। पहले परचेज के टोटल है यहाँ 500, यहाँ टोटल आएगा 1200 परचेज का, और यहाँ टोटल आ जाएगा 2350। ठीक है, इन सब का टोटल कर लिया तो 2350 आया। 500 का टोटल 500 ही आया परचेज का, 1000 और 200 1200 और 700 और 1500 22 और 150 2350, है ना, 2350। अब उसके बाद जीवीएमपी कैलकुलेट करेंगे। सिंपल है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम क्या करने वाले हैं, टोटल ऑफ सेल में से टोटल ऑफ परचेज माइनस करने वाले हैं। ये टोटल ऑफ सेल है और ये टोटल ऑफ परचेज है। ठीक है, तो अब करते हैं। 1700 में से, मतलब ये टोटल ऑफ सेल में से टोटल ऑफ परचेज माइनस करना है। ठीक है, तो 1700 में से 500 गए तो ये हो गया 1200 आ गया। फिर 3500 में से 1200 गए 2300, 2300, और फिर 4150 में से 2350 गए तो ये आ गया 0, 0, 8 और 1। ठीक है, 8 आ गया और 1 आ गया। ठीक, तो ये तीनों का अपना जो है जीवीएमपी, ये एक आंसर आ गया जीवीएमपी, दैट इज 1200, 2300 और 1800। अब एक और चीज पूछिए, जीडीपी। जीडीपी क्या होगा, तो जीडीपी एमपी, इन सबका टोटल ही जीडीपी एमपी होगा। इन सबका टोटल, तीनों का टोटल, क्योंकि जीवीए को मिला के ही जीडीपी बनता है। मैंने आपको बताया था कि यदि सारी इंडिया की फर्मों के जीवीए को यदि हम क्या कर दें, ऐड कर दें, जितनी भी फर्म हमारे पूरे देश में है उन सबको यदि हम क्या कर दें, प्लस कर दें, तो क्या आ जाएगा, जीडीपी एमपी आ जाएगा। तो भाई इन तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहां पर जीडीपी इज इक्वल टू 1200 प्लस 2300 प्लस 1800, तो तीनों को ऐड करेंगे। हाँ जी, ऐड करके बताइए जरा, फटाफट ऐड करिए, कितना आता है। 1200 और 1800 हो गया 3 और 2 5, 5300। तो आंसर इज 5300 इज द आंसर। 5300 जो है वो क्या हो गया, आंसर आया। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? अगर नहीं हुआ है तो एक बार आप खुद से, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब तक आप खुद से नहीं करेंगे जब तक ये नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि भाई आपको खुद को कोई भी चीज आपको करना है तो खुद को करना पड़ेगा। यहां पर आपको एक तरीका बता सकते हैं, आपको एक वे कि भाई कैसे क्वेश्चन होगा, क्या लॉजिक है, क्या कंसेप्ट है, वो बता देते हैं। मगर जो क्वेश्चन करना है वो आपको स्वयं को करना है, आपकी कोई भी उसमें मदद नहीं कर पाएगा। और जब तक आप खुद नहीं करेंगे जब तक आपको मजा भी नहीं आएगा।
है ना। इफ यू वांट टू टेक मजा सो यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्लियर। तो चलिए तो ये क्वेश्चन हमारे इंटर फर्म वाले हुए। तो एक फर्म के कैलकुलेशन यहाँ पर अपने कंप्लीट होते हैं। एक फर्म का जो कैलकुलेशन है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक फर्म के कैलकुलेशन में याद रखिए, आपको क्लियर हुआ होगा क्या क्या हमने पढ़ा। 3 चीजें हमने पढ़ी। एक नॉर्मल जो है सिक्वेंसली क्वेश्चन को सॉल्व करना, जीवीए, जीवीएमपी, एनवीएमपी, एनवीएफसी वो निकालते थे। उसके बाद फिर इंटरनल चीज़ों को ढूंढना, जैसे सेल को, परचेज को, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को या वैल्यू ऑफ आउटपुट को। और उसके बाद फिर इस तरह के इंटर ट्रांजेक्शन वाले क्वेश्चन या इंटर फर्म क्वेश्चन। अब उसके बाद अब हम चलते हैं हमारे मेन जो टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो हर साल 6 मार्क के लिए आते हैं। एक ना एक क्वेश्चन हर साल, देखिए आप जितने भी सालों के पेपर उठा के देख लो, हर साल एक क्वेश्चन 6 मार्क के लिए आता है। कैलकुलेट द नेशनल इनकम, या कभी कैलकुलेट द जीडीपी, कभी कैलकुलेट द एनडीपी, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और मतलब कुल मिला के ये जो मेथड है, इनसे आपको वही चीज सीखना है, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन सीखना है। तो यहाँ पर 3 चीजें यानी 3 मेथड होती हैं। हम 3 तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। देयर आर 3 वेज टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। अब कौन कौन से तरीके हैं देखिए। देयर आर 3 वेज टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। 3 मेथड है। सबसे पहली मेथड कौन सी है? तो मेथड नंबर 1 इज कॉल्ड प्रोडक्शन मेथड। तो प्रोडक्शन मेथड कहलाती है पहली मेथड, दैट इज प्रोडक्शन। पहली मेथड है दैट इज प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड प्रोडक्शन मेथड। नाउ द सेकंड मेथड इज कॉल्ड इनकम मेथड। इनकम मेथड। और थर्ड मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मेथड। तो देर आर 3 मेथड, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ऐसी 3 मेथड हैं जिनसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नंबर 1 प्रोडक्शन, नंबर 2 इनकम और नंबर 3 एक्सपेंडिचर मेथड। ये तीनों मेथड जो हैं दे आर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। और इसमें खासकर मैं आपको बताऊं, ये 2 मेथड तो आती ही हैं। ठीक है, दैट इज इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड। ये अपने आप में तीनों मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो अब ध्यान से हमें समझना है। देखिए बेटा, ये जो है ये एग्जाम में आएंगी ही आएंगी, इससे क्वेश्चन एक एग्जाम में आएगा ही आएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बड़ा मजा आने वाला है। कई सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व करने वाले हैं। आप समझ लीजिए कम से कम नहीं तो भी 1 हफ्ते तक क्वेश्चन ही क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि आपको एकदम क्लैरिटी आ जाए। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं पहली मेथड पे, प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडिशन मेथड या आउटपुट मेथड, इस पे आते हैं। क्लियर? सबसे पहले ना, अब ये वाली पहली मेथड है हमारी। ठीक है, बहुत आसान है। आप जैसे मैं आपको ये बताऊंगा तो आप बताओगे सर इतनी आसान, इतनी आसान भी कोई चीज हो सकती है क्या? ऐसा आपका एक्सप्रेशन होगा। क्लियर? तो अब सबसे पहले प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। मतलब हम जितना भी इंडिया में प्रोडक्शन होता है उन सबका टोटल करने वाले हैं इस मेथड में, उनकी वैल्यू का। जैसे आपने याद है जीडीपी की डेफिनेशन पढ़ी थी सबसे पहली, इस चैप्टर के सबसे पहला टॉपिक आपने पढ़ा, उसमें याद है हमने बहुत सारी कमोडिटी ली, उनकी क्वांटिटी ली थी, उनकी प्राइस लिया था और क्वांटिटी और प्राइस को इनटू करके वैल्यू निकाली थी और वैल्यू का टोटल किया था। तो क्या है जीडीपी? मतलब जीडीपी इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड, जो प्रोड्यूस्ड है ड्यूरिंग द विच इज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल में हमारे देश में जितनी भी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं दैट इज कॉल्ड, उसे हम बोलते हैं जीडीपी।
तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जितना भी प्रोडक्शन हमारे देश में हो रहा है सारे प्रोडक्शन को क्लब करना पड़ेगा, सबका टोटल करना पड़ेगा। सारे प्रोडक्शन का हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। क्लियर। तो अब प्रोडक्शन करना, देखिए हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीजें बनती हैं, हमारे यहाँ तो सुई से लेके एरोप्लेन तक देयर इज अ नंबर ऑफ कमोडिटी आर प्रोड्यूस्ड, कई सारी चीजें प्रोड्यूस्ड होती हैं। तो किन किन चीजों को ऐड करेंगे आप, किन किन चीजों को जोड़ेंगे, तो जोड़ना तो पड़ेगा। इसीलिए उसको आसान बनाने के लिए हमने अपने प्रोडक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। वी डिवाइड द प्रोडक्शन इनटू 3 पार्ट्स। देखिए किस तरह से डिवाइड किया है, अपने 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 प्रोडक्शन को 3 पार्ट में। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये 11th या फिर 10th में भी पढ़ा होगा। तो प्रोडक्शन को हमने डिवाइड किया है, जैसे मैं नाम लूंगा ना वैसे यहाँ पर सर ये तो हमें आता है, ये तो हमें पता है। हाँ तो आपको पता है तो मैं फिर से बता देता हूँ फिर भी आपको कि भाई सबसे पहला जो सेक्टर है जिसमें हमने हमारे प्रोडक्शन को डिवाइड किया है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। तो वो कौन सा सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है ना। मैं लिख भी देता हूं यहां पर प्राइमरी सेक्टर, थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं क्योंकि इस साइड काम है मुझे। तो प्राइमरी सेक्टर नंबर 1, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हम हमारे देश के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को डिवाइड करते हैं। प्राइमरी सेक्टर में कौन सा, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज इसमें आती हैं। याद रखिए एग्रीकल्चर सेक्टर जरूर लिखा है मैंने, बट एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटी जैसे फॉरेस्ट्री है, प्लांटेशन है, नर्सरी है, एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरी फार्मिंग है, तो ये सब चीज़ें प्राइमरी में ही आता है। मतलब इन सब चीज़ों में जो भी प्रोडक्शन होगा वो सब का सब हम प्राइमरी सेक्टर में काउंट करेंगे। क्लियर। फिर आते हैं सेकंड नंबर, दैट इज अ सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंडरी सेक्टर काय से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। और थर्ड जो है दैट इज टर्जरी सेक्टर। टर्जरी सेक्टर, इसमें बेटा आती हैं सर्विसेज, सर्विसेज आती हैं। तो इस तरह से हमने अपने पूरे इंडिया के प्रोडक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्लियर। नंबर 1 हमने कहा प्राइमरी, जहां एग्रीकल्चर और उससे संबंधित सारी एक्टिविटी आ गई। नंबर 2 सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, शूज मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, सॉक्स मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, क्लोथ्स मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्टिविटी सेकेंडरी सेक्टर। और थर्ड में टर्जरी सेक्टर, मतलब जितनी सर्विसेज, बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, टीचिंग की सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, सारी की सारी सर्विसेज टर्जरी सेक्टर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें जितना भी प्रोडक्शन हमारे देश में हो रहा है वो सारे के सारे प्रोडक्शन को हमें जोड़ना है। तो उतना आसान नहीं है, इसलिए थोड़ा आसान बनाने के लिए वी डिवाइड ऑल द होल द इकोनॉमी इनटू 3 पार्ट, 3 सेक्टर्स, दैट इज द प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है। आपको मैं इंडियन इकोनॉमी में भी कुछ इसके बारे में बताऊंगा, जो आपका एक और है ना इकोनॉमिक्स का पार्ट, इंडियन इकोनॉमी,
तो उसमें इसमें क्या क्या आता है, प्राइमरी में पूरा डिटेल्ड में क्या क्या आएगा, सेकेंडरी में डिटेल्ड में, वो इंडियन इकोनॉमी में पढ़ेंगे, यहाँ का पार्ट नहीं है। यहाँ सिर्फ अपने को इतना पता होना चाहिए, इट वी डिवाइड द सीरीज इनटू या इकोनॉमी इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, अब 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया ताकि हम पूरे देश में हो रहे प्रोडक्शन को आसानी से काउंट कर सकें। क्लियर? अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि भाई हम इन तीनों के तीनों सेक्टर को, हम कितना इन तीनों का कंट्रीब्यूशन है हम वो फाइंड करना चाहते हैं। एक्चुअली इन तीनों का कितना कंट्रीब्यूशन है, वी हैव टू फाइंड आउट दैट थिंग। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए बड़ा ही मजेदार करने वाले हैं, जो भी करेंगे मजेदार। मजेदार ये है कि सबसे पहले देखिए, आप जैसे मैं आपको मैं बताऊंगा ना, तो आपका चेहरा खुशी से एकदम खिल उठेगा, खुश हो जाओगे कि सर वाह, बिल्कुल आसान है ये तो, देखिए कितना आसान, आप खुद बोलने लगोगे। अभी तक मैं बोल रहा था, आप बोलोगे कितना आसान है ये, है ना। तो देखिए, सबसे पहले वही जो अपन इंडिविजुअल फॉर्म का किया करते थे, आपको याद हो गया ना, वो इंडिविजुअल वाला, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक वैल्यू ऑफ आउटपुट, है ना। बस यहां पर भी वही आएगा। देखिए प्राइमरी सेक्टर का सेल, प्राइमरी सेक्टर का सेल आ गया, फिर प्लस किया सेकंड नंबर पे, प्लस किया चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक प्लस किया। ठीक है, तो सेल प्लस एक और आता है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, बट क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नहीं आता, 99% क्वेश्चन में वो नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ पर उसको इंसर्ट नहीं कर रहा हूँ। तो अगर वो कभी आता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों को हमने ऐड किया, तो ये आया वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या आ गया भाई, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। फिर क्या करते थे, इसमें से आप माइनस करते थे, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन आप माइनस करते थे, याद आ रहा है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करने के बाद क्या आता था, बोलिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करने के बाद क्या आता था, करेक्ट, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो ये जीवीए किसका निकला, प्राइमरी सेक्टर का जीवीए कैलकुलेट हो गया। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक में वैसे ही क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा, माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो जीवीएमपी आ जाएगा। तो ये किसका जीवीएमपी आ गया, प्राइमरी सेक्टर का। फिर सेकेंडरी सेक्टर का बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं है, आप चाहें तो भाई बिल्कुल सेम कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ। सबसे पहले हम वही लेंगे, सेल्स प्लस कर देंगे चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक को प्लस किया, तो ये आया वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया सेकेंडरी सेक्टर का भी, माइनस करेंगे इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को आपने माइनस किया, तो ये आ गया जीवीए एमपी सेकेंडरी सेक्टर का आ गया। ठीक, और उसी तरह से सर्विस का भी हम लेंगे, सर्विस सेक्टर में भी या टर्जरी सेक्टर में भी, सर्विसेज जो भी सर्विसेज हुई हैं। अब जनरली सर्विसेज का स्टॉक नहीं होता है ना, आपने देखा टीचिंग का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक,
नहीं, स्टॉक नहीं होता, पर क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कई बार दे दिया जाता है, तो दे दिया है, तो कोई हमें ऐसा एग्जामिनर को नहीं लिख देना है कि तुम गलत बोल रहे हो और ये नहीं आएगा और तुम्हारा क्वेश्चन पेपर गलत है, ऐसा लिख मत देना, चुपचाप कैलकुलेशन कर देना। ठीक है, तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, दैट इज चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, ये किया हमने, तो आया वैल्यू ऑफ आउटपुट, माइनस किया इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो ये आ गया GVA MP। तो तीनों का सेम प्रोसेस, कोई उसमें चेंज नहीं, तीनों का सेम प्रोसेस, तीनों का सेल, चेंज इन स्टॉक, इंटरमीडिएट, GVA MP, GVA MP, GVA MP आ गया। अब क्या करना है, हमें नेशनल इनकम निकालना है। सो नाउ वी ऐड ऑल द थ्री, हम ऐड करेंगे तीनों को, हम प्राइमरी सेक्टर का GVA, सेकेंडरी सेक्टर का GVA और टर्जरी सेक्टर का GVA, तीनों के तीनों GVA को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या आ गया भाई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GDP MP आ गया। ठीक है, अब GDP में से अपने को नेशनल इनकम तक जाना, नेशनल इनकम मतलब समझ रहे हैं, NNPFC, कहां तक जाना है, कहां तक अपना सफर चलेगा, NNPFC तक। तो GDP MP से NNPFC तक जाने के लिए याद करिए, हमने पढ़ा है कुछ, G से N पे जाना है, D से N पे जाना, MP से FC पे जाना, तो बस वही फंडे आपको यहां पर यूज करने पड़ेंगे। क्लियर, तो GDP MP से अब हमको जब N पे जाना है, नेट पे जाना है, तो ग्रॉस में से हम माइनस करेंगे भाई डेप्रीशिएशन, डेप माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा NDP-MP। क्या आ गया भाई, NDP-MP आ गया। ठीक, अब NDP-MP में प्लस किया हमने NFIA, NFIA प्लस किया अपन ने, तो ये आ गया NNP-MP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब MP से FC पे जाने के लिए क्या करना है, तो माइनस करना है इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस करना है सब्सिडी, तो ये आ जाएगा आपका माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, तो ये आ जाएगा NNPFC, या इसको आप बोलेंगे नेशनल इनकम, NNPFC, या आप बोलेंगे इसको नेशनल इनकम। ठीक है, क्लियर हुआ। तो देखिए कितना आसान है ये, है ना। कैसे कि सबसे पहले हमने क्या किया, इन पूरे प्रोडक्शन को पूरे मतलब हमारे इंडिया में, दुनिया में नहीं, हमारे इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उन सबको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पार्ट नंबर 1 प्राइमरी सेक्टर, पार्ट नंबर 2 सेकेंडरी सेक्टर एंड पार्ट नंबर 3 टर्जरी सेक्टर। फिर क्या किया, प्राइमरी सेक्टर का बिल्कुल सेम प्रोसीजर, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक किया तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया, माइनस किया इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो आ गया GVA MP। सिमिलरली सेकेंडरी सेक्टर में भी ऐसे सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट तो GVA MP, और टर्जरी में भी सेम वही किया। तो टोटल GVA तीनों के निकल गए, तीनों के GVA को ऐड कर दिया तो आया GDP MP, GDP MP में से माइनस किया डेप तो आ गया NDP MP, NDP MP में प्लस किया NFIA, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड है तो ये आ गया NNP MP। फिर NNP MP में से IT इनडायरेक्ट टैक्स माइनस किया, सब्सिडी को प्लस कर दिया तो आ गया NNP FC। क्लियर, NNP FC का ही दूसरा नाम क्या है, नेशनल इनकम। करेक्ट, तो बिल्कुल सिंपल है,
आसान है मेरे ख्याल से। आपको यदि आपने पहले वाले क्वेश्चंस किए हुए हैं तो आपको ये बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा और याद हो गया होगा। हो गया कि नहीं याद? हो गया ना? गुड। तो अब हम चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस पे। एक दो क्वेश्चन आज इसके करेंगे, ठीक है? बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको दूंगा। एक दो क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, फिर जो हमारे नोट्स में दिए गए वो क्वेश्चन अपन करेंगे। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे। आपको क्या करना है पता है ना? आपको क्या करना है, बिल्कुल जैसा हम हर समय करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन अकेला, आंसर नहीं। क्वेश्चन अकेला, देन यू हैव टू पॉज द वीडियो, सॉल्व इट, खुद से सॉल्व करना है, और फिर जब मैं सॉल्व करूंगा तो अपने आंसर को मिलाना है, ये करना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? ओके, चलें जी। चलिए तो सबसे पहले आपको सेल दिया हुआ है भाई, सेल्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर का 2000, फिर सेल्स ऑफ सेकेंडरी सेक्टर 5000, ठीक है? और सेल्स ऑफ टर्सरी सेक्टर, सेल्स है ये, 3000। ये तीनों का सेल दिया हुआ है। फिर चेंज इन स्टॉक ऑफ प्राइमरी, $500, 500 है ना? फिर सिमिलरली चेंज इन स्टॉक ऑफ सेकेंडरी, 300, और यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ टर्सरी सेक्टर, ओपनिंग दिया है 400, और क्लोजिंग स्टॉक, मतलब टर्सरी के दोनों अलग अलग दिए हैं, ओपनिंग अलग दिया है और क्लोजिंग। तो चेंज इन स्टॉक कैसे बनेगा? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, अलग अलग दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ताकि थोड़ा सा अलग हो जाए इसलिए मैंने उसको अलग अलग किया है, ऑफ टर्सरी सेक्टर, ठीक है? थोड़ा राइटिंग यदि समझ में नहीं आ रही होगी, वैसे तो अच्छी आ रही है ना? अच्छी लिखता हूँ मैं, राइटिंग नहीं आ रही हो तो डिक्टेट भी कर रहा हूँ मैं, तो वो लिख लेना, ठीक है? उसके बाद फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ प्राइमरी, प्राइमरी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 1000। सिमिलरली इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ सेकेंडरी, सेकेंडरी सेक्टर का है 3000। और सिमिलरली इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ टर्सरी सेक्टर, ये जो है ये 2000, ये दे दिया, ठीक है? 2000। फिर उसके बाद कुछ कॉमन चीज़ें दी हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, डेप लिख देते हैं, डेप 500, फिर NFIA, NFIA 400, फिर GST मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है, ये याद रखिए। मैं अभी
ब्रैकेट में इनडायरेक्ट टैक्स लिखूंगा पर बाद में अकेला जीएसटी लिख दूंगा, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। जीएसटी 200 और सब्सिडी 100। ठीक है, तो ये पूरा अपना एक क्वेश्चन है और आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना। देखिए फॉर्मेट मैं पहले आपको बता देता हूं, तो आप फॉर्मेट क्लियर कर लीजिए और उसके बाद फिर आप इसको एक बार सॉल्व करिए। तो अब इसमें जगह, ठीक है, मैं यहीं पे इसको बनाता हूं। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक पर्टिकुलर, फिर उसके बाद तीनों लाइन से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इस तरह से तीनों आप लाइन से बना देंगे। ठीक, तो यहाँ पे पर्टिकुलर ले लेंगे सबसे पहले। यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब यहाँ पे पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, सेल, और फिर तीनों का सेल लिख देंगे। तो ये फॉर्मेट बनाएंगे। अब आप एक काम करिए, फॉर्मेट आपको क्लियर हो गया है, एज इट इज जैसा अपन वहां पे करते थे इंडिविजुअल फॉर्म में, वैसा करते जाना है और तीनों का क्या निकाल देना है, जीवीएमपी। फिर उसके बाद जीवीएमपी तीनों को जोड़ेंगे, तीनों के जीवीएमपी को जोड़ेंगे तो जीडीपी आ जाएगा एमपी, और फिर जीडीपी से कहाँ जाना है, एनएनपीएफसी, जैसा आपको ये फॉर्मेट अभी बनवाया। देखिए फॉर्मेट आपको बना लेना है, भले नोट्स नहीं है अभी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फॉर्मेट्स बना लेना है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले सेल लिख देते हैं तीनों का। 2000, 5000 और 3000 है, तो प्राइमरी सेक्टर का जो सेल है, सेल जो है 2000, 5000 और 3000। ठीक है, क्लियर। तो सेल आ गया। सेल के नीचे क्या आता है, बोलो, याद है, बचपन में नहीं पढ़ा है, आप भी पढ़ाया था, चेंज इन स्टॉक। क्या आता है, चेंज इन स्टॉक प्लस होता है चेंज इन स्टॉक। देखें जरा, देखिए चेंज इन स्टॉक, प्राइमरी का 500, सेकेंडरी का 300। तो पहले तो ये दोनों लिख देते हैं, प्राइमरी का 500, सेकेंडरी का 300। अब टर्जरी के दो दिए हुए हैं, टर्जरी का ओपनिंग स्टॉक भी दिया है और क्लोजिंग भी दिया है। चेंज निकालेंगे, कैसे निकलेगा, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग कितना दिया है, 500 और ओपनिंग दिया है 400, है ना। तो 500 में से 400 को माइनस किया तो कितना आया भाई, 100। ठीक है, चाहे तो ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पर, 500 में से 400 को माइनस कर दिया तो 100 आ गया। अब इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया, कितना आ गया भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट, 2500। फिर ये 5300 और ये आ गया 3100। ठीक है, तो तीनों का आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। उसके बाद फिर इसमें से अपन माइनस करते हैं, आपको पता है क्या, इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करते हैं जी, पता है कि नहीं पता, हाँ पता होना चाहिए। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दिया हुआ है, तो 1000 प्राइमरी का, 3000 और 2000, इस तरह से दिया हुआ है तीनों का। तो 1000, 2000, सॉरी 3000 है यहाँ, और यहाँ 2000 है। ठीक है, दिया हुआ है कि नहीं, ये देखिए, इंटर प्राइमरी का 1, सेकेंडरी का 3 और टर्सरी का 2000, इस तरह से ये दिया हुआ है। तो 1000, 3000 और 2000 इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे साहब। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस किया
अब क्या आएगा, माइनस करने के बाद आएगा GVAMP, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस GVAMP। तो GVAMP देखिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट 2500 है प्राइमरी का, उसमें से 1000 को माइनस किया तो आया 1500, फिर 5300 में से 3000 को माइनस किया, 5300 में से 3000 को माइनस किया तो आया 2000, और उसके बाद 3100 में से 2000 को माइनस किया तो ये आया 1100, ठीक है। तो GVAMP आ गया। ध्यान दीजिए, अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रही तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तीनों GVAMP आ गया तीनों का, ठीक है। GVAMP 1500, 2000 और 1100, क्या किया, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट को माइनस कर दिया, ठीक। अब उसके बाद फिर सिंपली हम क्या करने वाले हैं, अब निकालने वाले हैं हम नेशनल इनकम, मतलब पहले अपन निकालेंगे GDP-MP, ठीक। तो अब GDP कैसे निकलेगा, यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ मैं। GDP आपको पता है, तीनों जो GVA आए हुए हैं इन तीनों को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो GDP तो 1500, 2000 और 1100, तो 1500, 2000 और 1100 हम प्लस कर देंगे तो ये आ जाता है, दैट इज 2, 35 और 45, 4600, यानी 1500 प्लस 2000 प्लस 1100, तो ये आ गया क्या, GDP-MP, करेक्ट, GDP-MP। तो ये आ गया 35, 45, 4600, आप ऐड करके देख लेंगे 4600, ठीक है। इतना ही आ रहा होगा एक्सपेक्टेड आपका, आपने किया है क्वेश्चन, ये 4600 आया ना, आया है सर, वेरी गुड बेटा। तो फिर उसके बाद इसमें से डेप माइनस करना है, हाँ जी, डेप देख लेंगे, ऊपर दिया हुआ है देखिए, डेप्रीशिएशन दिया हुआ है 500, ठीक है। ये लाइन कहाँ से आ गई, ये यहाँ चली गई क्या, नहीं छोटी की थी ना, चलिए देखिए, डेप 500 दिया हुआ है, तो ये आ गया, ये लाइन इधर उधर जा रही है, डेप आ गया 500, तो डेप माइनस करने के बाद क्या आता है, NDP-MP 40-100 है ना। GDP में से आपने डेप माइनस किया तो क्या आ गया, NDP-MP, फिर क्या प्लस करेंगे आप, क्या, NFIA को प्लस करेंगे तो क्या आने वाला है, NNP-MP। तो NFIA 400 दिया हुआ है, देखिए NFIA 400, 400 है NFIA, तो 400 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 4500। अब NNP-MP यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, NNP-MP 4500 से FC पे जाना है तो माइनस करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करेंगे सब्सिडी, तो ये आ जाएगा NNP-FC यानी नेशनल इनकम, NNP-FC यानी नेशनल इनकम। तो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स 200 और सब्सिडी 100, तो इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ 200 को माइनस करेंगे और 100 को प्लस करेंगे, तो यहाँ पर कुल मिला के 100 को माइनस करेंगे तो ये आ गया 4400, दैट इज द नेशनल इनकम एट NNP-FC या नेशनल इनकम। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं, आसान है कि नहीं, आसान है। तो बस ठीक इसी तरह से ये क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल सिंपल हैं, अति सिंपल, ठीक है। अब इससे आसान दुनिया में और क्या होगा, मेरे को सबसे आसान है या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा इसका है, देखिए अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है ना। अब क्या करेंगे, जब वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है, सेल
मतलब अब हमें सेल और चेंज इन स्टॉक जोड़ के निकलता था वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब यहाँ ऑलरेडी दिया वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ आउटपुट सेकेंडरी और वैल्यू ऑफ आउटपुट टर्जरी, तीनों का टोटल दिया है। जब तीनों का टोटल दिया है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं ना, मतलब सॉरी तीनों का मतलब सेल, चेंज इन स्टॉक और सेल्फ प्रोडक्शन, सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन है, उनका टोटल दिया है। तो जब ऑलरेडी ये टोटल दिया हुआ है तो हम इसको वैल्यू ऑफ आउटपुट से ही शुरू करेंगे। मतलब अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे थे तो हमने ये वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला था, ये देखिए ये वाला वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने फाइंड किया था। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन ये वैल्यू ऑफ आउटपुट से ही शुरू होगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट को पहले लिख देंगे, फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जीबीए। देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है, तीनों का वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है, तीनों का इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया। फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ही क्या है, डेप है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, सब्सिडी दिया है, और एनएफआईए। एनएफआईए देखिए ध्यान दीजिए, एनएफआईए काय में दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है। माइनस में दिया हुआ है तो प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे आप। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको आप करेंगे होमवर्क, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने अभी किया, एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, है ना। ऐसा थोड़ी कि मैं ही मैं करता जाऊंगा और आप नहीं करोगे। तो कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा, कुछ क्वेश्चन आप करेंगे, है ना। तभी तो थोड़ा बैलेंस होके और जो है चीजें आएंगी। ठीक है, फिर आपको ये क्वेश्चन करना है होमवर्क के रूप में। तो इसका आंसर मैं आपको कल के लेक्चर में ठीक है, तो अगले लेक्चर में। तो अभी तक हमारे 14th लेक्चर हो गए हैं, तो उम्मीद है कि आप ये कंटिन्यूस ये लेक्चर देख रहे हैं और देखने के साथ साथ समझ भी रहे हैं और समझने के साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, ख्याल रखिए अपना और अपनों का, बाय।